नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। छोटे कामगारों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे घरों में काम करने वाले हेल्पर, माली, ड्राइवर, रिक्शा चलाने वाले, खेतों में मजदूरी करने वाले, यानी वो लोग जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें राहत देने के लिए ये योजना शुरू की गई। तो क्या है ये योजना, कौन से लोग किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आज हम इस बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य के संयुक्त श्रम आयुक्त अनिल पेटवाल जी। तो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और तो ये जो योजना है असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पहली बार इस तरह की एक योजना शुरू की गई ताकि उनको भी एक सोशल सिक्योरिटी दी जा सके। तो इस योजना के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 5 मार्च 2019 से शुरू की गई है और जैसा आपने कहा, ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। वर्ष 2008 में पहली बार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए किसी तरह का कोई कानून बना। कानून का नाम था अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, जी, यानी असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। इसी अधिनियम या इसी कानून में जो प्रावधान है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार असंगठित कामगारों के लिए लाभ योजनाएं बनाएंगी और उन लाभों को उन तक पहुंचाएंगी। तो हमें सबसे पहले ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि असंगठित कामगार कौन है और संगठित कामगारों से किस तरह से फ़र्क है। संगठित क्षेत्र का अर्थ है ऐसा सेक्टर जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, यानी उसका नियोक्ता और नियोजित, जिस आदमी ने नियोजन दिया है और जो व्यक्ति काम कर रहा है, उन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत क्लियर होता है। परमानेंसी उसमें होती है कि स्थायित्व तो होता है। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पे कर्मचारी है वो कई तरह के हित लाभ जैसे पीएफ, ईएसआई, नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रेच्युटी आदि से आच्छादित होता है, कवर्ड होता है जी। इससे हटकर वो सेक्टर है जहां पर कर्मकार अपने ऊपर ही कुल मिलाकर निर्भर है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड कर्मकार होता है अधिकांश दशाओं में, जैसे आपने कहा माली, एक नाई जिसने अपनी दुकान खोली है, फड़ लगाकर कुछ भी सामान बेचने वाला विक्रेता, ठेली लगाकर अपना जीवन बसर करने वाला विक्रेता, इस तरह के और सभी लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। 127 विभिन्न तरह के कामगारों की कैटेगरी भारत सरकार द्वारा जारी की गई है जी। जिसमें टॉय मेकर घर से कोई खिलौने बना रहा है, कैंडल मेकर घर में अगर 10 लोग तक, अधिकतम 10 व्यक्ति तक एक छोटा उन्होंने यूनिट खोला है और कैंडल्स बना रहे हैं, कुछ और उत्पाद कर रहे हैं, तो वो सभी असंगठित कामगारों की श्रेणी में आ जाएंगे। मैकेनिक हो गया, ऑटोमोबाइल क्लीनर हो गया, कैंडल मेकर जैसे मैंने कहा, माली जिसकी चर्चा हो गई है, बार्बर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए। इस तरह के 127 लोगों की सूची है जो सभी के सभी असंगठित कामगारों की सूची में आते हैं। इन लोगों के पास जो सुविधाएं संगठित कामगारों के पास हैं, ग्रेच्युटी की, पेंशन की, ईपीएफ से एनरोल होने वाली सुविधा, ईएसआई, वो सब इनके पास नहीं है। इसीलिए ये सोचा गया कि ऐसे सभी कामगारों के लिए ओल्ड एज प्रोटेक्शन के वृद्धावस्था में संरक्षण के लिए उनको पेंशन स्कीम एक बनाई जाए। तो बेसिकली ये ऐसी पेंशन स्कीम है जो ऐसे कामगारों को ओल्ड एज प्रोटेक्शन देती है। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति एनरोल कराना चाहता है, अपने आप को इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अहर्ता का क्या है, कौन व्यक्ति इसके लिए अहर है या एलिजिबल है। असंगठित कामगार जिसकी चर्चा मैंने की, 18 से 40 साल के बीच की उसकी आयु होनी चाहिए, 15,000 से या उससे कम उसका मासिक अर्जन होना चाहिए वेतन का या पूंजी का। अगर ये सब पैरामीटर्स उस व्यक्ति पे फिट बैठते हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। वो नेशनल पेंशन स्कीम से कवर्ड नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स भी वो ना देता हो। जहाँ पर ये मानक पूरे होते हैं, ये व्यक्ति असंगठित कामगार के तौर पर स्वघोषणा कर सकता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन दे सकता है और निकटस्थ जो उसके CSCs हैं, जन सेवा केंद्र हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं राज्य में फैले हुए, वहाँ पर जाकर सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये स्वघोषणा वो करेगा, मैं असंगठित कामगार हूँ, मेरी आयु ये है, और आयु के संबंध में प्रमाण पत्र देगा जो आधार होगा। इसके अतिरिक्त उसका जनधन खाता, उसका बैंक सेविंग्स और उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर है, तो ये सब वो डिटेल्स वहाँ पर देगा। जैसे ही वो ये डिटेल्स देगा तो CSC पे बैठा हुआ जो भी कोऑर्डिनेटर है
वो उसको एनरोल कर लेगा। एनरोल करने के साथ ही उसको एक परमानेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा जो श्रम योगी अकाउंट नंबर के नाम से जाना जाएगा। उसका खाता खुल जाएगा और इसके बाद जिस समय वो एनरोल करने पहुंचता है उसको अपनी पहली किस्त तो नगद देनी है। 18 वर्ष का अगर वो व्यक्ति है तो 55 रुपया उसको देना है। अगर वो 40 वर्ष का व्यक्ति है तो 200 रुपया देना है। अलग अलग एज पे अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए 29 साल का व्यक्ति है तो उसको 100 रुपया देना है। 30 साल का व्यक्ति है तो 105 रुपया देना है। 31 साल का है तो 110 देना है। 32 साल का है तो 130 देना है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन 18 साल के व्यक्ति के लिए है जो 55 रुपया पर मंथ है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 40 साल के व्यक्ति के लिए जो 200 रुपया पर मंथ है। उतना ही रेशियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार भी उस कॉर्पस में धनराशि डालेगी। यानी 18 साल का अगर व्यक्ति गया है तो 55 रुपया वो देता है पहले महीने, 55 रुपया भारत सरकार देती है। 110 रुपया उसका पहले महीने जमा हो जाता है। पहले महीने उसने नगद दिया है, उसके बाद से वो ऑटो डेबिट होगा, यानी उसके खाते से खुद ही कटता रहेगा हर माह। तो इस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद जो पेंशन के रूप में कितनी रकम मिलेगी उस व्यक्ति को जब वो 60 वर्ष का हो चुका हो? 60 वर्ष की आयु, अधिवर्षता आयु जब उसकी होगी, सुपर एनुएशन हो जाएगा इस स्कीम से, तो 3,000 रुपये प्रतिमाह या फिर 36,000 रुपया सालाना उसको प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कि कॉर्पस जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है और एक छोटे अमाउंट के साथ जो असंगठित कामगार अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ओल्ड एज में जब वो एंटर करता है, जब उसके पास संभवतः कमाने के साधन नहीं होते हैं और वो एक डिपेंडेंट की तरह हो जाता है, उसको निर्भर रहना पड़ता है इस तरह की एक्सटर्नैलिटीज़ पे, इस तरह के एक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क पे, तो उसको 36,000 रुपये सालाना जब मिलता है तो ठीक ठाक एक रकम उसके पास पहुंचती है और उसका सोशल सिक्योरिटी के रूप में काम करती है। जी, और अभी आपने बताया कि जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो पैन नंबर और इस तरह के दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। ऐसा भी है कि ये जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, मान लीजिए कोई माली है या प्रेस कर रहे हैं कपड़े और उनके पास पैन नंबर नहीं है, नहीं होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। वो ऑप्शनल है। जो मैंडेटरी चीज़ें हैं उसका जनधन खाता, सेविंग्स बैंक अकाउंट जो भी है उसका, और IFSC, ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। क्योंकि ऑटो डेबिट होना है तो IFSC नंबर होना अनिवार्य है। सेविंग्स या जनधन खाता, आधार इसलिए क्योंकि उसको अपना एज का डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, ये बेसिकली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ये हैं। और ये ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है? ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही कराया जा सकता है, CSC के जरिए। CSC के जरिए, ये ऑफलाइन नहीं होता है। ठीक है, ये उसको CSC तक जाना पड़ेगा इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, और ऑनलाइन ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे जो CSC कोऑर्डिनेटर उसकी मदद करेगा, या फिर जो विलेज लेवल हेल्पर है कई ग्रामों में नियुक्त किए गए सरकार के द्वारा, वो हेल्प करेंगे। और ऑनलाइन जैसे ही उसका पंजीयन होता है उसको अपना, जैसे मैंने पहले बताया, एक अकाउंट मिल जाएगा, श्रम योगी मानधन अकाउंट। उसके थ्रू ये प्रोसेस फिर आगे अग्रेतर फॉलो होगा। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे पहाड़ों की हम बात करें तो वहाँ पर CSC सेंटर्स भी कम होंगे या इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जिस तरह, क्या ये भी प्रॉब्लम है इस तरह की भी जिसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है? CSC सेंटर्स हमारे जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर ऑब्वियसली अधिक हैं। पहाड़ों में उनकी संख्या उस रेशियो में नहीं है। इफ़ वी कंपेयर द हिल्स एंड द प्लेन्स, तो पहाड़ों में उतनी संख्या उनकी नहीं है, प्लेन्स में ज़्यादा है। पहाड़ों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी थोड़ी समस्या रहती है अगर हम तुलना करें शहरों से, इसलिए पंजीयन भी पहाड़ों पे कम हुए हैं। अगर हम एक एनालाइज करें कि किन किन ज़िलों में हमारे पंजीयन ज़्यादा हैं, तो जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देहरादून में सबसे ज़्यादा पंजीयन है। आज के समय में लगभग 7,000 के आसपास वर्कर्स ने पंजीयन कराया हुआ है। बागेश्वर में हम जाएं तो लगभग 800 वर्कर्स न्यूनतम जहां पर पंजीयन है वहां पर बागेश्वर में है। पहाड़ी ज़िलों में कम है। पहाड़ी ज़िलों में अगर हम प्लेन्स की तुलना करें तो असंगठित कामगारों की संख्या भी कम है जी। वर्चुअली ऐसा कर्मकार जो अपने पे निर्भर है वो असंगठित कामगार है, जैसा हमने शुरू में चर्चा की। प्लेन्स के ज़िलों में जनसंख्या ज़्यादा है और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो 15,000 या कम कमा रहा है और अपने पर निर्भर है, स्वयं ही अपना नियोक्ता है, वो सभी असंगठित कर्मकार हैं। तो प्लेन्स में ऐसे व्यक्तियों की संख्या पहाड़ के बनस्पत कहीं ज़्यादा है, इसलिए भी रजिस्ट्रेशन प्लेन्स का ज़्यादा है और पहाड़ का कम है। लेकिन जैसा आपने कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और CSCs की संख्या वहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ फैक्ट, वो एक तथ्य है। इसको सॉर्ट आउट करने की दिशा में अभी हर माह कोविड के प्रारंभ होने से पहले हर माह बैठक होती थी शासन में,
भारत सरकार भी इसमें लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू राज्यों से पुष्टि करती है कि कितना इस योजना में उन्होंने पंजीयन कराए हैं और आगे किस तरह से उनका रोड मैप है कि इसमें अधिक से अधिक पंजीयन किए जा सकें। तो अभी जो VCs हमारी हुई हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, उसमें बार बार ये चर्चा में आया है कि जितने भी CSCs हैं वो फुल्ली फंक्शनल रहें। कोशिश ये की गई है कि सारे CSCs को इस योजना के बारे में प्रचार प्रसार के थ्रू बताया जाए। जो CSCs इसको अभी तक जो है लाइव नहीं है, किसी कारण फंक्शनल नहीं है, उनको भी फंक्शनल किया जाए। तो उस दिशा में हम CSC के जो स्टेट लेवल के कोऑर्डिनेटर हैं वो भी उस बैठक में मैंडेटरी उनका प्रेजेंस होती है, अनिवार्य रूप से उनको उपस्थित रहना होता है। उनके थ्रू हम इसमें काम कर रहे हैं। और क्या अगर कोई व्यक्ति पहली बार CSC पहुंचता है और इस तरह का खाता खुलवाना चाहता है तो उसको कोई फीस भी देनी पड़ती है वहाँ पर? फीस नहीं है। भारत सरकार द्वारा इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस हैं कि जो पहली बार CSC कोऑर्डिनेटर की जो फीस होती है, नॉमिनल फीस रजिस्ट्रेशन के लिए 20 रुपया या इसके आसपास जो चार्ज करता है, तो भारत सरकार उसको रिफंड करेगी। तो वर्कर को वो फीस नहीं देनी है, वर्कर को सिर्फ अपना जो कंट्रीब्यूशन है एज के हिसाब से वो देना है। और ये भी हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई 18 साल का है या 20 साल का है और उसे लगता है कि नहीं मैं 55 रुपये नहीं, मैं ज़्यादा की इंस्टॉलमेंट कराता हूँ, क्या ये भी संभव होता है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये इनबिल्ट ही इस स्कीम में इस तरह से है कि एज के हिसाब से कॉर्पस डिसाइड किया गया है। वर्कर अगर चाहता भी है तो क्योंकि ये 50-50 रेशियो में स्कीम है, उतना ही अनुपात भारत सरकार ने देना है जी। तो इसलिए इसको इतना फ्लेक्सिबिलिटी इसमें देना जो है वो पॉसिबल नहीं है। कल कोई हो सकता है, आज कोई वर्कर 55 रुपया दे रहा हो, अगले महीना वो सोचे कि मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड ये रोड मैप है। उम्र के हिसाब से जो ऑलरेडी सेट मानक है उस हिसाब से ही वो जमा करेगा, अदरवाइज उसमें हर दिन चेंजेस किया जाना पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी है कि परिवार में पति पत्नी दोनों ही 15,000 से कम कमा रहे हैं और दोनों ही कमा रहे हैं, तो वो भी दोनों अलग अलग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते होंगे? दोनों अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि इसमें यूनिट जो है वो इंडिविजुअल है, फैमिली नहीं है, इकाई व्यक्ति है। अगर 15,000 से कम वाइफ कमा रही है या 15,000 कमा रही है, 15,000 अथवा कम, और हस्बैंड भी उतना ही कमा रहा है, तो दोनों अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करा सकते हैं। और जो इसमें ये एक भी कुछ इस तरह का प्रावधान है कि 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए की रकम मिलेगी प्रति माह, और अगर मान लीजिए जीवन साथी में से किसी एक का निधन हो जाता है या इस तरह की हैपनिंग होती है तो फिर वो रकम आधी हो जाती है। जी, अगर 10 साल के बाद या योजना के दौरान जो है कंट्रीब्यूटर की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो स्पाउस है, यानी अगर हस्बैंड कंट्रीब्यूटर था, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ जो है इस योजना को आगे कंटिन्यू कर सकती है, उसको प्रीमियम भरते रहना पड़ेगा। जो कॉर्पस है वो आधा हो जाएगा, 50% ही बचा रहेगा। तो ये थोड़ा सा इसका एक हैंडीकैप है। इस विषय में चर्चा भी हुई है केंद्र सरकार से, और इसमें पॉसिबली आने वाले समय में वी कुड सी अ चेंज। कई राज्य सरकारों ने अपना मत इसमें दिया है, जो VCs हुई हैं उसमें ये पॉइंट उठाया गया है। तो अभी वर्तमान में व्यवस्था यही है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका स्पाउस को कंटिन्यू करने का अधिकार है, लेकिन वो जो कॉर्पस है उसका वो आधा हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराया है जिसने, या उसको किसी किस्म की कोई समस्या आती है अपने इस अकाउंट को लेकर, तो उस सूरत में वो क्या करेगा? हमारे 19 वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर राज्य में खोले गए हैं जी, जहाँ हमारा इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं जो बड़े ज़िलों में तहसीलों पे हैं और छोटे ज़िलों में ज़िले स्तर पर हैं, वो वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी के कार्यालय में। हमारा जो हेड ऑफिस का नंबर है 059462828005, उस पर भी संपर्क किया जा सकता है। और देखिए ये अपने आप में एक बेहद ज़रूरी हम कह सकते हैं कि योजना है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में मेरे हिसाब से पहली ऐसी योजना होगी जो उन्हें कवर कर रही है, उनको सोशल सिक्योरिटी दे रही है। तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का आपने देखा कि कितने जो लोग रजिस्ट्रेशन है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री नंबर हैं कि अच्छी संख्या में लोगों ने कराया है, या हमें इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है? असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक अनुमान के हिसाब से 93% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, यानी 93% टोटल हमारा जो श्रम बल है उसका असंगठित क्षेत्र में नियोजन है, जो 42 करोड़ की संख्या के आसपास है। तो बहुत बड़ी संख्या है।
हम अपने राज्य के संबंध में कहें तो NSSO ने एक अनुमान के आधार पर बताया है कि लगभग 5 लाख व्यक्ति यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में नियोजित हो सकते हैं जी। विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए। 5 मार्च 2019 को ये योजना लॉन्च की गई भारतवर्ष में। पहले 3-4 माह प्लेटफॉर्म बिल्डिंग के रहते हैं, योजना के पब्लिसिटी के, प्रचार प्रसार के रहते हैं, लोगों को योजना के बारे में समझाना। अब क्योंकि ये वॉलंटरी स्कीम है, स्वैच्छिक स्कीम है, तो सबसे पहले असंगठित कामगार को ये योजना पूरी तरह से समझ में आनी ज़रूरी है। योजना उसको फ़ायदेमंद लगे तभी वो प्रेरित होगा कि वो अपने को एनरोल करवाए। मैकेनिकल रूप से नहीं करेगा, क्योंकि उसको हर महीना अपना वित्तीय रूप से योगदान भी देना है। तो जो 55 रुपया सामान्य एक अर्निंग व्यक्ति को कम लग रहा है, वो असंगठित कामगार को हो सकता है बड़ा लगे, और अगर उसको योजना समझ में ना आए तो उसको अनावश्यक भी लग सकता है। तो पहला काम तो ये है कि उसको बहुत समझाया जाए। तो पहले 3-4 महीने इसमें प्लेटफॉर्म बिल्डिंग में लगे हैं, सभी राज्यों ने वो कवायद की है कि प्रचार प्रसार इसका हो, वर्कर को समझाया जाए। उसी तरह से हमने भी राज्य में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कैंप्स अलग अलग जगह आयोजित किए, जिसमें हमने CSCs को भी अपने साथ लिया, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स को भी लिया, ट्रेड यूनियनिस्ट को लिया, एम्प्लॉयर प्रतिनिधियों को लिया। 35,000 के आसपास उत्तराखंड में आज वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है 5 लाख के मुकाबले अगर हम देखें, लेकिन हमें ये 1-2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। अभी पिछले 4-5 माह से तो पंजीयन हुए ही नहीं हैं। शुरुआती दौर में जब योजना का प्रचार प्रसार हुआ उस समय पंजीयन कम हुए। सितंबर टू दिसंबर हमारा प्रोडक्टिव पीरियड रहा, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपने पंजीयन कराए और योजना अपना कंसोलिडेशन वाले फेज़ में पहुंच गई थी कि जब ये एक्सपर्ट होना था, एक ग्रोथ होनी थी। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो है कोविड का पीरियड शुरू होने से थोड़ा सा इसमें एक रोक लग गई है। उम्मीद ये है कि जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मलाइज होंगी चीज़ें और लोग बाहर ट्रैवल करने में और जाने में अपने को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, तो फिर से पंजीयन की संख्या में वृद्धि होगी। हमारे जो अपने अधिकारीगण हैं, भारत सरकार की ओर से भी इसमें लगातार राज्य सरकारों को निर्देशन भी किया जा रहा है, और VCs के माध्यम से भी इसमें कई सजेशंस दिए जा रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। तो हमारा प्रयास भी ये है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग पंजीकृत हों। हमारे वर्क ऑफिसर्स भी इसी ओर प्रयासरत हैं। ट्रेड यूनियंस की हेल्प से हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग इसमें और जुड़ें। संख्या अभी हमें और बढ़ानी है, उसमें कोई दो राय नहीं। जब ये योजना शुरू हुई थी उसके 3-4 माह के बाद जब स्टेट्स का एक कंपैरेटिव चार्ट बना तो उत्तराखंड टॉप 4 या 5 राज्यों में था जी। आज अगर हम तुलना करें तो टॉप 4 या 5 राज्यों की सूची में उत्तराखंड नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वी आर वन ऑफ द बेटर परफॉर्मर्स, और संभवतः आगे आने वाले समय में हम ये सीढ़ियाँ और ऊपर पहुँचेंगे। जिन राज्यों ने इसमें बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं उनका एक डिस्टिंग्विशिंग फिगर यह है, अलग से उन्होंने जो किया है कि वहाँ पर जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम से एक संस्था है या एक बोर्ड है, प्रत्येक राज्य में इस्टेब्लिश्ड है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड हमारे राज्य में भी इस्टेब्लिश्ड है। बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा सेक्टर हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के ही छतरी या उस अम्ब्रेला के तले। हमारे राज्य में भी लगभग 3 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमारे इस बोर्ड में पंजीकृत हैं जी। जिन राज्यों के पास आंकड़े ज़्यादा हैं उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी इसमें एनरोल करवा दिया है, उनका प्रीमियम खुद से ही देने का निर्णय ले लिया है बोर्ड ने। हमारे बोर्ड में भी ये प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है और संभवतः हम जल्दी ही देखेंगे कि जो हमारे इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं जिनकी संख्या ठीक ठाक है 3 लाख है, 3 लाख में से जो लाइव वर्कर्स हैं जो 1 लाख 1.25 लाख के आसपास आज के तिथि में हैं, वो इससे जब जुड़ जाएंगे तो ये हमारा नंबर 35,000 प्लस जो जुड़ेंगे वो ठीक ठाक नंबर एक हमारा हो जाएगा। और संभवतः जब हम उस फिगर तक पहुंचेंगे तो एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो होता है, जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जब वो पाएंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है करके भी तो एक स्व प्रेरणा फिर होती है और फिर वो लोग भी इससे जुड़ेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है और यही हमारा प्रयास भी है। तो मतलब वो लोग जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, खुद से अपने लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, उनके साथ ही जो निर्माण के क्षेत्र में जुड़े लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। वो लोग भी पात्र हैं इस योजना के तहत अपने आप को रजिस्टर कराने में और उसका फ़ायदा उठाने में। जी बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जैसे मैंने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही पार्ट है जी,
कंस्ट्रक्शन वर्कर वो लगातार ऑन द मूव रहता है। आज एक मॉल उसने तैयार किया, वहाँ पर काम खत्म हो गया, कल वो दूसरी जगह पहुँच गया, दूसरा प्रोजेक्ट उसने ख़त्म किया, फिर तीसरी जगह पहुँच गया। अच्छा, राज्यों का भी है क्या कि अगर आपने उत्तराखंड में एनरोल कराया है, आपको उत्तराखंड से या कल को वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो कार्ड मिलता है या जो उसको पेंशन नंबर मिलता है अपना, वो पैन इंडियन है। ठीक है, ये तो राष्ट्रीय स्तर की स्कीम है और केंद्र सरकार का इसमें योगदान है। तो किसी भी राज्य में वर्कर जाए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत उसको अपना कंट्रीब्यूशन या मासिक योगदान जो है वो हर महीने जारी रखना है, सिर्फ इतना करना है। बिल्कुल। वो किसी भी राज्य में चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इससे किसी तरह की बाधा नहीं और आएगी। ऐसी भी चीज़ें, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि जब हमें किसी भी योजना से तुरंत फ़ायदा मिलता है तो दिलचस्पी बढ़ती है, तो क्या इस योजना में भी ऐसा है कि मान लीजिए हम चाहें कि 10 वर्ष हो गए पैसे प्रीमियम जमा करते हुए, अब हमें कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई या पैसे निकालने हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं? हाँ, आपने बड़ा एक रेलेवेंट पॉइंट उठाया है कि इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं जहाँ पर व्यक्ति कंट्रीब्यूशन देता है, और अगर कंट्रीब्यूशन देने का समय और जब उसको लाभ मिलता है, अगर वो वेटिंग पीरियड लंबा है जी, तो कई बार व्यक्ति डिमोटिवेटेड महसूस करता है या वो उतनी प्रेरणा महसूस नहीं करता उस योजना से खुद को जोड़ने में। अब 18 साल का व्यक्ति इस योजना से जुड़ता है, 18 न्यूनतम आयु है, और 42 साल वो वेट करता है, 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलती है। तो कुछ व्यक्तियों को ये भी लग सकता है कि 42 साल का जो अवधि है बहुत लंबी है। इमीडिएसी ऑफ बेनिफिट, लाभ की तात्कालिकता जो है वो एक बड़ा फैक्टर होती है कई बार लोगों को मोटिवेट करने में। तो 10 वर्ष के उपरांत इसमें भी एग्जिट क्लॉज इसीलिए सरकार ने रखा है क्योंकि बड़ा एराटिक नेचर या अनिश्चित प्रकृति का कार्य असंगठित क्षेत्र के कर्मकार कर रहे होते हैं। आज वो एक काम कर रहा है, कल उसका मन भर गया या उसको लगा कि इसमें बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो काम बदल भी सकता है। आज वो माली है, कल उस छोटी दुकान खोल सकता है। आज उसकी छोटी दुकान है, कल वो छोटी दुकान बंद करके हो सकता है ठेकेदार बन जाए, या हो सकता है अपना कोई और बड़ी दुकान खोल ले थोड़ा सा। तो लगातार चेंजेस इसमें होते रहते हैं। तो इस सब को दृष्टिगत रखते हुए या इस सब के कॉन्टेक्स्ट में एग्जिट क्लॉज भी इसमें रखा गया कि व्यक्ति योजना से जब चाहे 10 वर्ष के उपरांत बाहर जाने को भी उसके पास एक ऑप्शन है। 10 वर्ष के उपरांत अगर वो बाहर आना चाहता है तो सिर्फ वो अपना CSC सेंटर में जाके अपना ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करे या अभिव्यक्ति करे कि मैं इसमें नहीं रहना चाहता हूँ। जितना उसका कॉर्पस है वो उसको वापस मिल जाएगा। कॉर्पस के साथ जो सेविंग अकाउंट का उस टाइम ब्याज दर होगी, उस हिसाब से जो उसकी राशि है जमा हुई, वो एक्यूमुलेटेड उसको राशि वापस मिल जाएगी। तो मतलब जितने पैसे उतने सेव किए हैं उस टाइम पीरियड में, वो उस ब्याज के साथ उसे वापस मिल जाएंगे। जी। और मान लीजिए कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई इंस्टॉलमेंट मिस हो गई या इस परिस्थिति में नहीं रहे, कोरोना जैसे हालात आ गए, बेरोजगार हो गए, नहीं दे पाए किस्त, उस स्थिति में क्या होगा? उस तरह के क्लॉजेस भी योजना में है। कई कारणों से हो सकता है कामगार या जो भी असंगठित बेनिफिशियरी है वो किसी कारण से अपना लाभांश या कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा है, तो दोबारा वो पुनर्जीवित कर सकता है या दोबारा वो उस स्कीम को अपने को एनरोल एक तरह से लाइव कर लेगा अपने अकाउंट को। तो पेनल्टी के संदर्भ में भी भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं। जितने महीने का उसने अंशदान नहीं दिया है वो अंशदान वो जमा कर देगा, उसके बाद वो लाइव यानी दोबारा से वो उसका हिस्सा बन सकेगा। तो ये जो हम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की बात करते हैं ताकि अनिश्चितता की स्थिति ना हो, आपके पास है, आपके दिमाग में रहे कि हम अगर कल को जब हम बुढ़ापे में जाएंगे, बुजुर्ग होंगे या अशक्त होंगे तो हमारे पास एक निश्चित रकम होगी जिससे हम अपने 2 वक्त की रोटी का तो कम से कम इंतज़ाम कर पाएंगे। तो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ये एक बड़ी ज़रूरी योजना है। बहुत ज़रूरी योजना है और बहुत स्वागत योग्य योजना है। 1947 में आज़ादी के बाद 2008 में पहली बार ऐसा एक्ट बना जिसने असंगठित कामगारों के लिए कुछ प्रावधान किए, और इतना बड़ा सेक्टर है, इतनी ज़्यादा अनिश्चितता है जी, मतलब लोवेस्ट ऑफ द लो है वो वर्कर। उसका कोई नियोक्ता नहीं है कि कल उसको कुछ होता है तो नियोक्ता पे वो निर्भर रहे, नियोक्ता उसको किसी तरह का लाभ दे, वो अपने पर ही निर्भर रहता है। इस अनिश्चितता के संदर्भ में एक लीगल फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया है या कानूनी जो एक खाका तैयार किया गया है
जी। ये एक संबल प्रदान करता है, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है उस वर्कर के लिए, और उसको कम से कम ये महसूस होता है कि मेरे लिए एक सरकारी योजना है, एक कानून है जी, जो मेरे वृद्धावस्था में मेरे को थोड़ा संरक्षण देगा, एक कॉर्पस, निश्चित कॉर्पस मेरे लिए फिक्स करेगा। मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं मासिक एक अंश इसमें जमा करता रहूं या करती रहूं। उतना ही अंश भारत सरकार भी जमा कर रही है, जिसकी वित्तीय जो ब्रेड्थ है या वित्तीय इम्पैक्ट जो है भारत सरकार के ऊपर भी काफ़ी है। तो एक तरह से सरकार ओन अप कर रही है कि ये वर्कर्स हमारी जवाबदेही हैं, इनका प्रोटेक्टेड फ्यूचर हमारी जवाबदेही है जी। और आलिंगन बद्ध होकर वर्कर्स के साथ उसके फ्यूचर को बनाने के लिए एक तरह से ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये इस बहुत ज़रूरी योजना के बारे में ये जानकारियाँ आपने हमसे साझा की। तो थैंक यू सो मच, आपका भी धन्यवाद। एक बड़ी ही ज़रूरी, क्योंकि हमने कोरोना के समय में भी इस तरह की बड़ी मुश्किलों को देखा, तो संगठित क्षेत्र यानी वो लोग जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ये एक बेहद ज़रूरी योजना है और लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का फ़ायदा उठाए। तो कार्यक्रम में हमारे इतना ही। नमस्कार।